क्लास 10th केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट से कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं, जिनको हम लोग पीवाईक्यूज के नाम से जानते हैं। आज की वीडियो में आपके सेकंड चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड पीवाईक्यूज को हम लोग डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप लोग मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले कुछ बातें हैं जिनका ख्याल आप लोग जरूर रखिएगा। आपको पीवाईक्यूज क्यों बनाने हैं, मैं डायरेक्टली आपको यह भी बता सकता हूं कि ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव से। लेकिन आप लोग ध्यान से समझिएगा, टॉपिक से किस तरीके का सवाल बोर्ड के अंदर आएगा, किस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जाता है, ये सारी बातें आपको तब पता चलती हैं जब आप अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होने वाले पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करते हैं। आज की वीडियो का मोटिव यही है, क्योंकि एसिड्स बेसिस एंड सोल्ट से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस मैं अवेलेबल करा सकता था वो सारी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड की। मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेक्चर प्रोवाइड किया, वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड किया, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा दिए, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आपको करा दिए, प्लस में मैंने आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज को भी यहां पे करा दिया है। फाइनली अब बारी है हमारे जो पीवाईक्यूज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करने की, ताकि ये तमाम चीजें जितने भी कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद आप लोग ये चीज एनालिसिस कर पाए कि एक पर्टिकुलर टॉपिक से अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसको किस तरीके से टैकल करते हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा आज का एजेंडा रहने वाला है वीडियो का। हालांकि आप लोग देखोगे इस चैप्टर के अंदर आपको तीन सेगमेंट, तीन सेक्शन, तीन हिस्से देखने को मिलते हैं। पहला आपका एसिड्स का सेक्शन होता है, दूसरा बेसिस का सेक्शन होता है और तीसरा आपका सोल्ट्स का सेक्शन होता है। अगर आप लोग केवल बोर्ड्स के प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं और पिछले कुछ साल के पीवाई ट्रेंड को देखते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन के ट्रेंड को अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबिलिटीज ये है कि आपको क्वेश्चन सोल्ट से देखने को मिलता है, यानी कि ज्यादा पॉसिबिलिटीज ये है कि आपको क्वेश्चन सोल्ट से देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन सोल्ट से नहीं आता है देन आपको एसिड एंड बेसिस से कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसका मतलब इन तीनों सेक्शन के अंदर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है वो आपका सोल्ट्स का सेक्शन होता है। और मैंने जब आपको वन शॉट वीडियो कराया था, सोल्ट्स के अंदर भी एक सबसे ज्यादा 100% कंफर्म टॉपिक आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस रहने वाला है, जिसके अंदर से हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आप लोग डिटेल में समझना चाहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस को तो करीब 15 से 20 मिनट का वीडियो मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, लेटेस्ट, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, ताकि आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझ पाए। बहरहाल क्वेश्चन बोर्ड में किस तरीके से आता है आप लोग इस पर जरा नजर डालिएगा। ये पहला पीवाईक्यूज है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है पिछले 10 साल के दरमियान, सीबीएसई के दरमियान। अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीवाईक्यूज में लिखा हुआ है लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्कली प्रोसेस। मतलब क्लोर एल्कली प्रोसेस जो आपका होता है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी लिस्ट आपको बनानी है। लिस्ट बना करके उन सभी के एक एक इंपॉर्टेंट यूजेस भी लिखने हैं। ध्यान से समझ लीजिए, लिस्ट बना करके आपको एक एक इंपॉर्टेंट यूजेस को भी यहाँ पे लिखना है। आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये जो शब्द है आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है, हम इसको क्या कह रहे हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब नाम से तो पता ही चल रहा है कि कोई ना कोई प्रोसेस होगा, लेकिन ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कहलाता है और किसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपको थोड़ा कंसीडरेशन में ये रखना है। अगर आप लोग क्लोर एल्कली प्रोसेस की बात करते हैं ना, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल हम लोग कोस्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए करते हैं। याद रखिएगा मेरी बात, मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको क्या बनाना है, कोस्टिक सोडा बनाना है, कोस्टिक सोडा की प्रिपरेशन करनी है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे। अब आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये कोस्टिक सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो डेफिनेटली आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। जो आपका ये जिसका जो फॉर्मूला है वो होता है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्पेसिफिकली ये एक टाइप का बेस होता है, यानी कि आप लोग ये मान के चल सकते हैं OH है ना, तो यहां से आइडिया लगा सकते हैं, है तो ये साल्ट है, ठीक है। बहरहाल कोस्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो भी आपको रिएक्टेंट चाहिए उस पर भी जरा नजर डालिएगा। आपको सबसे पहले चाहिएगा बेराइन सॉल्यूशन, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेराइन सॉल्यूशन। बेराइन सॉल्यूशन का हम लोग स्पेसिफिकली क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलायोसिस कराते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात, क्या बताया मैंने, बेराइन सॉल्यूशन है, बेराइन सॉल्यूशन का आप लोग क्या
कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, और जैसे ही आप लोग बेराइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं एज ए प्रोडक्ट आपको कोस्टिक सोडा मिल जाता है। क्लियर? तो आप लोग याद रखिएगा आपको क्या मिल जाता है, कोस्टिक सोडा मिल जाता है जैसे ही आप लोगों ने बेराइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया। अब सवाल ये है कि क्या केवल प्रोडक्ट में कोस्टिक सोडा ही मिलता है? नहीं, इसके अलावा दो प्रोडक्ट और आपको मिलते हैं जिसको आप लोग हाइड्रोजन गैस के नाम से जानते हो और प्लस में क्लोरीन गैस के नाम से जानते हो। ये तो एक सिंपल सा प्रोसेस था कि एग्जैक्टली जो आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस है उनके अंदर ये आपका प्रोसेस रहेगा, बेराइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया, कोस्टिक सोडा प्लस में हाइड्रोजन गैस प्लस में क्लोरीन गैस आपकी बन गई है। अब एक और सवाल आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो आपने ये बताया है, जो ये सॉल्यूशन है जिसको आप बेराइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, ये क्या होता है, ये किस बला का नाम है, किस तरीके का सॉल्यूशन होता है? तो ध्यान से समझो बच्चों, बेराइन सॉल्यूशन का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल, नमक को अगर वाटर में मिक्स कर देते हैं, नमक का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और अगर मैं इसमें वाटर मिक्स कर दूं, नमक और वाटर को अगर आप लोग मिक्स कर देते हैं ना तो उसको ही क्या बोला जाता है, बेराइन सॉल्यूशन बोला जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप लोग नमक और वाटर को मिक्स कर दें तो आप लोगों का क्या बन जाएगा, बेराइन सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर? तो बहुत बेसिक सी बात थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस आपका कोस्टिक सोडा की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर बेराइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कराया जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब आपके सॉल्यूशन के अंदर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और स्पेसिफिकली जहां तक अंदाजा है वहां पे डीकंपोजिशन होगा। अभी हम बात करेंगे, जर्नली देखा गया है डीकंपोजिशन होता है जब भी आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे कुछ थोड़ी सी डिफरेंट रिएक्शन होगी, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियर है? यहाँ पे प्रिपरेशन होगी कोस्टिक सोडा की, हाइड्रोजन गैस की और क्लोरीन गैस की। एक चीज और आप लोग ध्यान से यूज करिएगा, इस प्रोसेस के दरमियान जब आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बच्चा, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास करना, और यहाँ पे स्पेसिफिकली हम लोग एक डीसी बैटरी लगाते हैं, यानी कि डीसी का सोर्स लगाते हैं जिसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल होएगा, एक आपका नेगेटिव टर्मिनल होएगा। ठीक है? यहाँ पे याद रखिएगा जो भी आपका नेगेटिव टर्मिनल होगा ना, यानी कि जिस भी टर्मिनल को अगर आप लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे कैथोड के नाम से जाना जाएगा। क्लियर? याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, कैथोड के नाम से जाना जाता है। और जहां पर पॉजिटिव टर्मिनल आएगा ना, उस पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग स्पेसिफिकली एनोड के नाम से जानेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, आपका जो आपका ये वाला टर्मिनल है ये क्या हो जाएगा, आपका एनोड हो जाएगा। याद रखिएगा कैथोड के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लोरीन गैस देखने को मिलती है और एनोड के ऊपर आपको कैथोड के ऊपर आपको हाइड्रोजन और एनोड के ऊपर आपको क्लोरीन गैस देखने को मिलती है। यानी कि एनोड के ऊपर आपको कौन सी गैस देखने को मिलती है, क्लोरीन गैस देखने को मिलती है, और अगर कैथोड की बात करूं तो यहाँ पे कौन सी गैस देखने को मिलती है, आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। तो सिंपल सा माइंड मैप के तरीके से आप लोग याद कर पाएंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। डीसी सोर्स आपने लगाया, दो टर्मिनल होंगे, जिस भी टर्मिनल को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर देंगे वो आपका स्पेसिफिकली एनोड बन जाएगा, जिसको नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे वो क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। अच्छा, कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस बनेगा और पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के ऊपर आपका क्लोरीन गैस बनेगा। अगर आप लोग इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप लोगों ने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको वाटर के साथ मिक्स कर दिया, तो यही आपका क्या बन गया, स्पेसिफिकली बेराइन सॉल्यूशन बन गया। अब हमने क्या कराया, इसका करा दिया है इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, आपका इलेक्ट्रोलाइसिस एज ए प्रोडक्ट आपको क्या मिला, आपको मिलेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस में आपको क्लोरीन मिलेगा, प्लस में आपको हाइड्रोजन मिलेगा। क्लियर? आप लोग इसको बैलेंस जरूर कर लीजिएगा, बैलेंसिंग मैंने सिखाया हुआ है तो आप लोग उम्मीद करता हूं उसको जरूर कर लेंगे। ठीक है? तो ये आपका एंटायर प्रोसेस रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पे आप ध्यान से समझे। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपको उन तमाम प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है जो इस प्रोडक्ट के दरमियान बने, इस रिएक्शन के दरमियान बने। तो सबसे पहला तो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया है, इस चीज को आपको याद रखना है। दूसरा क्या बना है, आपका क्लोरीन गैस बन गया है। तीसरा क्या बना है, आपका हाइड्रोजन गैस बन गया है। ये तीन प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं जब भी आपका क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हर एक का एक एक यूज करना है। एक एक यूज आप लोग यहाँ पे पूछा गया है, वो 2 यूज भी पूछ सकता है, मैक्सिमम 3 यूजेस तक आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके कोस्टिक सोडा की। कोस्टिक सोडा का इस्तेमाल हम लोग मल्टीपल पर्पज में करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर साबुन बनानी है या
डिटर्जेंट बनाना है ना तो उसमें कोस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सोप की मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप लोग कह सकते हैं इसकी डिटर्जेंट की मैन्युफैक्चरिंग में भी हम लोग कोस्टिक सोडा का इस्तेमाल करते हैं। प्लस में जो आप लोग पेपर देखते हो, पेपर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, आप लोग कह सकते हैं कोस्टिक सोडा का इस्तेमाल किया जाता है। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एक यूज पूछा है, आप लोग लिख सकते हैं, मैंने आपको मल्टीपल 3 यूज बता दिए हैं और मैंने लेक्चर के दरमियान इसको और भी डिटेल में समझाया हुआ है। क्लियर, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां पे दूसरा सवाल आता है क्लोरीन गैस के क्या क्या यूजेज है। देखो क्लोरीन से आपको पता चल रहा है क्लोरीन गैस का यूज सबसे पहले तो हम लोग प्लास्टिक जैसे पीवीसी होता है यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसके अंदर क्लोरीन आ रहा है, डेट्स व्हाई हम लोग इसका किस में इस्तेमाल करते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड के अंदर करते हैं, क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। एक यूज है, आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी क्लोरीन गैस को मल्टीपल सिचुएशंस में यूज किया जाता है। और अगर आप लोग हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, हाइड्रोजन गैस को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस को कैसे यूज किया जाता है, एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस को आप ये भी याद कर सकते हैं कि स्पेशल रिएक्शन आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी होगी, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री के अंदर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, जहां पे कार्बन कंपाउंड के अंदर आप लोग देखोगे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, यानी कि अगर आपको वेजिटेबल घी बनाना है तो उसमें आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, आप लोग हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं। मल्टीपल यूजेज होते हैं, आप लोग इसको जरूर कंसीडरेशन में रख के जाइएगा और याद कर लीजिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्लोरोएल्कली प्रोसेस होता है। और मुझे नहीं लगता अब आपका कोई डाउट रहा होगा क्लोरोएल्कली प्रोसेस से। डायग्राम जरूर देख लीजिएगा। ये एक आपका चैम्बर होता है जहां पे कैथोड के ऊपर आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन गैस है, एनोड के ऊपर आपका क्लोरीन गैस है। एनोड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ये जो सॉल्यूशन बना हुआ है, यहाँ पे जो भरा हुआ सॉल्यूशन है उसको आप लोग बेराइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हो। इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन गैस और प्लस में हाइड्रोजन गैस आपका सिंपल लैंग्वेज में बन जाता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं पहला सवाल आपको अच्छे से समझ में आया होगा, वीडियो अभी पसंद आ गया होगा। देखो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेके आता रहता हूं। बहरहाल चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन, जहां पे क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड आउट करें। यहाँ पे पूछा गया है हाउ इज वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम द सोडियम कार्बोनेट। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट पे मैं जाऊं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दीजिए, दोनों में सेम ही बात होती है। सोडियम कार्बोनेट भी बोल देते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। इनिशियल लेवल पे शुरुआत इसी से होगी। हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है वॉशिंग सोडा। अगर मैं बात करता हूं वॉशिंग सोडा की, देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, वैसे ही हम लोग समझेंगे। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, सबसे पहला सवाल आपका ये रहेगा सर ये वॉशिंग सोडा होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे वॉशिंग सोडा होता है आपका सोडियम कार्बोनेट और यहाँ पे ये डेका हाइड्रेटेड रहता है। डेका हाइड्रेटेड मतलब 10 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे आपके देखने को मिलते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वॉशिंग सोडा की बात कर रहे हैं। क्लियर, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेटेड ये आपका रहने वाला है। क्लियर, अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कैसे ये जो आपका डेका हाइड्रेटेड है कैसे बनता है। देखिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है, हम लोग इसमें यूज करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, याद रखिएगा हम लोग किसका यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का यूज करेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर आप लोग लेके चलते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जस्ट मैं अगर आपको इसको हीट कर दूं, ठीक है, इसको क्या कर दूं, हीट कर दूं, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। बच्चा किसमें ब्रेक डाउन होगा, ध्यान से देखिएगा, ये आपका ब्रेक डाउन होगा सोडियम कार्बोनेट में, प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस में आपको वाटर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से इसका ब्रेक डाउन होगा, मतलब जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अच्छा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, इसको वॉशिंग पाउडर भी कहा जाता है। ठीक है, जिसको वॉशिंग पाउडर नहीं, सॉरी, ये क्या बोलते हैं आप लोग, जिसको मीठा सोडा कहते हो। ठीक है, आगे हम लोग समझेंगे इसको मीठा सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर जिसको कहते हैं, और बेकिंग सोडा। असल में ये जो है ना, ये इसको आप लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, बेकिंग सोडा बोला जाता है। ठीक है, तो ये
बेकिंग सोडा से, असल में आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा को हीट करेंगे ना तो सोडियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगा, प्लस में आपको वाटर मिल जाएगा। अब करना क्या है, अब आपको सिंपल सा प्रोसेस करना है। जैसे ही आपको ये मिला, सोडियम कार्बोनेट मिला, अब ऊपर से आप लोग वाटर मिक्स कर दीजिएगा। मतलब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ये जो आपका आगे रिएक्शन क्या होगा, जो आपका सोडियम कार्बोनेट है अगर हम इसके साथ वाटर मिक्स करते हैं, क्लियर है, और इसको हीट कर रहे हैं साथ साथ, तो आपको एज ए रिजल्ट क्या मिल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस में डेकाहाइड्रेटेड। ये क्या रहने वाला है, ये आपका वॉशिंग सोडा रहने वाला है। क्लियर, तो आप लोग याद रखिएगा इसको क्या बोला जाएगा, इसको वॉशिंग सोडा के नाम से याद करा जाएगा। क्लियर, तो ये वॉशिंग सोडा आपका रहने वाला है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो कैसे होगा। देखिए ये आपका बर्नर है, उम्मीद करता हूं आप लोग देख पा रहे होंगे। ये आपका क्या है, ये आपका बर्नर है, ठीक है। ये आपका क्या है, एक स्टैंड लगा हुआ है। इस स्टैंड के ऊपर आपको एक वायर गेज दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये आपका वायर गेज है। उसके ऊपर एक चाइना डिश के अंदर मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या कर दिया मैंने, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको आप लोग बेकिंग पाउडर के नाम से, सॉरी बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको हीट करूंगा, ऊपर से मैंने क्या डाला, वाटर डाला, तो एज ए प्रोडक्ट आपको क्या मिल जाएगा, एज ए प्रोडक्ट आपको वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। इस एक्टिविटी को हम लोग अपने चैनल पे करने वाले हैं। जितनी भी एक्टिविटी है मैंने सारी समझाई हुई हैं, और प्रैक्टिकल भी मैं आप सभी को वीडियोस की हेल्प से जरूर सिखाऊंगा। तो आप लोग मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि एक एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी तक समय से पहुंच सके। बहरहाल उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा बनाना कैसे, बिल्कुल सिंपल सी एक्टिविटी है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। तो यहाँ पे ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर, यहाँ पे दूसरा सवाल क्या पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक तो हमें समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है। केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने लिख दी, ये प्रॉपर केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। स्टेट द टाइप ऑफ दिस सोल्ट, यहां पे एक सोल्ट बना। ये जो आपका सोल्ट है इसका नेचर कैसा होता है, याद रखिएगा। ये जो सोल्ट का नेचर की बात कर रहा है ना, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो सोल्ट है इसका जो नेचर है ये आपका बेसिक रहने वाला। देखिए कुछ ऐसे सोल्ट है जो एसिडिक होते हैं, कुछ ऐसे सोल्ट है जो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इसका नेचर कैसा रहता है बच्चा, इसका बेसिक नेचर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्ट बनता है उसका बेसिक नेचर रहता है। प्लस में जो आप वॉशिंग सोडा का यूज की बात करते हो ना, सबसे बड़ा यूज हम लोग इसका करते हैं रिमूव करने के लिए। क्या करने के लिए, रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। याद रखिएगा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। अच्छा, आपकी हार्डनेस भी दो तरीके की होती है, आपकी टेम्परेरी हार्डनेस भी होती है और आपकी परमानेंट हार्डनेस भी होती है। याद रखिएगा टेम्परेरी हार्डनेस भी है, परमानेंट हार्डनेस भी है। अगर आप लोग किताब खोलेंगे तो आप लोग पाएंगे परमानेंट हार्डनेस का जिक्र हुआ है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाते हैं तो इसका इस्तेमाल हम लोग दोनों ही हार्डनेस को रिमूव करने के लिए करते हैं, चाहे वो आपकी परमानेंट हार्डनेस हो, चाहे वो आपकी टेम्परेरी हार्डनेस हो। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि एग्जैक्टली टाइप ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर विच कैन बी रिमूव्ड बाय इट। कौन सी ऐसी हार्डनेस है जिससे इसको आप लोग रिमूव कर सकते हो। मोस्टली आप लोग परमानेंट हार्डनेस का जिक्र करेंगे। याद रखिएगा आप लोग किसकी बात करेंगे, परमानेंट हार्डनेस की, ठीक है। तो वैसे ये दोनों ही हार्डनेस रिमूव कर सकता है। क्लियर, इस चीज का आपको जरूर ख्याल में रखना है। तो ये वॉशिंग सोडा से रिलेटेड सवाल जरूर आता है बच्चा पेपर में, इसको जरूर कीजिएगा। ये क्लोरएल्कली प्रोसेस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिपीटेड पीवाईक्यूज आपका रहने वाला है। तो ये दूसरा पीवाईक्यू था। एक्टिविटी भी मैंने आपको करके दिखाती है, लैब में जाके भी कर सकते हो। बहुत जल्द चैनल के ऊपर आपको इसका प्रैक्टिकल भी मिल जाएगा। मैं आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा और एक एक चीज को समझाऊंगा। ये भी समझाऊंगा ये जो साल्ट बना है ये बेसिक कैसे, सब करके देखेंगे। मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट, पीएच स्केल वाला। जैसा कि मैंने बताया सोल्ट से जब क्वेश्चन नहीं आता है ना तो पीएच स्केल से क्वेश्चन आता है। अब आप सभी को पता है सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो 3 नंबर के लिए आई थिंक क्वेश्चन आता है ये, क्योंकि 3 अलग अलग पार्ट यहाँ पे दिए गए हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है व्हाट डज पीएच स्केल मेजर। पीएच स्केल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आप सभी को पता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। और पीएच स्केल की जो अगला क्वेश्चन है रेंज क्या रहने वाली, मैंने बताया था इसकी रेंज रहती है 0 से 14 तक, और बीच में आपका 7 रहता है जो न्यूट्रल पॉइंट होता है। 0 आपका सबसे ज्यादा एसिडिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, 14 आपका सबसे ज्यादा
बेसिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो तीन ही सवाल आपसे पूछे गए, रेंज बताना है, हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है ये बताना है। 3 नंबर आपके फ्री के थे। ये सवाल भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कर लीजिएगा। मैंने बताया था इधर 7 पे आपका क्या रहता है, 7 पे आपका न्यूट्रल रहता है। अगर आप लोग 7 से 14 की तरफ जाते हैं तो आप लोग देखिएगा बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। अगर आप लोग 7 से 0 की तरफ जाते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। 7 पे आपका क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। आपका जो सॉल्यूशन है ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। तो ये आपका पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल का मेजर यूज हम लोग स्पेसिफिकली हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए करते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं आप सभी ने भी इसको पढ़ा हुआ होगा, इतना तो आप लोग पढ़ते होंगे। क्लियर। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन था, जरूरी है, रिपीटेड है, आसान भी है और आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ज्यादा पॉसिबिलिटीज बच्चा किसकी है, यहां से क्वेश्चन आने की है, लेकिन सोल्ट से। अगला क्वेश्चन भी सोल्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ध्यान से देखें क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे कह रहा है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द केक, यानी कि आपको केक बनाना है। केक में फुलावट लाने के लिए, स्पॉन्जीपन लाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों चीजें सेम है। लेट मी क्लियर यू कि आपका बेकिंग सोडा इज कंप्लीटली डिफरेंट एज कंपेयर टू द बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों बच्चा अलग अलग बातें हैं। क्लियर। तो इस चीज को आप लोगों को जरूर ख्याल में रखना है। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अपने आप में दोनों अलग अलग चीजें हैं। हम लोग खाने में इस्तेमाल करने के लिए बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। सवाल ये है, अगर आप लोग बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें, क्लियर, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन अगर हम लोग बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर दे तो क्या होगा खाने में। अगर आप लोग बेकिंग पाउडर की जगह क्या यूज कर ले, बेकिंग सोडा यूज कर ले, तो क्या होगा। ध्यान से देखिए, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये पूछा गया है, बेकिंग सोडा को कैसे बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। देखिए, पूछ लिया ना, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है, कैसे बनता है। अगला पूछा गया है, जब भी आप लोग बेकिंग पाउडर किसी भी फूड प्रोडक्ट में डालते हैं तो वो स्पॉन्जी कैसे हो जाता है, उसके अंदर फुलावट कैसे आ जाती है, वो सॉफ्ट कैसे हो जाता है। 3 सवाल हैं एक साथ पूछे गए हैं और ये सॉल्ट से रिलेटेड। सबसे पहले आप लोग समझिएगा बच्चा, यहाँ पे मेन जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या रहने वाला है, वो हमारा बेकिंग सोडा रहने वाला है। क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, हमारा मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या रहने वाला है, बेकिंग सोडा रहने वाला है। क्लियर है। तो यहाँ से बेकिंग सोडा से ही पूरी की पूरी कहानी शुरू होगी। बेकिंग सोडा का सबसे पहले आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग कहते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है। जैसे ही हम लोग, ध्यान से समझिएगा, आपका जो बेकिंग सोडा है, मेरी बात क्लियर समझिएगा, अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा के अंदर कोई भी हम लोग माइल्ड एसिड मिला देते हैं। क्लियर। यहाँ पे याद रखिएगा किसकी बात हो रही है, माइल्ड एसिड की। माइल्ड एसिड जैसे आप लोग टार्टरिक एसिड का एग्जांपल ले सकते हैं, एक माइल्ड एसिड है। जब भी बेकिंग सोडा को माइल्ड एसिड के साथ मिक्स कर दिया जाता है ना, तो आपका क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर बन जाता है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा। क्लियर। तो ये आपको जरूर याद रखना है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है। बेकिंग सोडा के अंदर माइल्ड एसिड को मिला दें तो बेकिंग पाउडर बन जाएगा। क्लियर। तो एक सवाल तो क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब सवाल ये है कि अगर हम लोग स्पेसिफिकली क्या करें, बेकिंग सोडा की जगह, बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडा मिला दे खाने में तो क्या होगा। देखिए, बेकिंग सोडा अगर आप लोग लेके चलते हैं तो यहाँ पे अगर मैं एक बार जर्नल रिएक्शन लिख देता हूं, ताकि वर्ड रिएक्शन जिसको कहते हैं, आप लोगों ने क्या किया, बेकिंग सोडा लिया। जैसे ही बेकिंग सोडा बच्चा हीट होता है ना, तो यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका सोडियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और प्लस में आपका वाटर भी बनेगा। मैंने फॉर्मूला लिख दिया डायरेक्ट, आप लोग कंफ्यूज मत होना। सोडियम कार्बोनेट अपने आप में बेसिक होता है नेचर में, प्लस में इसका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। याद रखिएगा कैसा होता है, बीटर होता है। तो आपका खाना खराब हो जाएगा। हालांकि नो डाउट जो आपकी फुलावट आती है, स्पॉन्जीपन आता है, वो इस गैस की वजह से आता है। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी है, लेकिन हुआ क्या है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट भी बन गया है, जिसकी वजह से आपके खाने में कड़वापन आता है। तो जो रिजल्ट आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आपको नहीं मिलेगा। बहरहाल इसकी केमिकल रिएक्शन क्या रहेगी वो देख लीजिए बच्चा एक बार। इसकी केमिकल रिएक्शन सिंपल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है हम लोगों ने, हीट कर दिया है, सोडियम कार्बोनेट बन गया है, प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है,
प्लस में आपका वाटर बन गया। बैलेंस आप लोग करते रहिएगा, बैलेंसिंग मैंने आपको सिखाया हुआ है, क्लियर। तो सोडियम कार्बोनेट की वजह से आपका खाना कैसा हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। वहीं अगर आप लोग ध्यान से देखें तो मैंने क्या बताया अभी अभी आपको क्लैरिफाई किया कि यहाँ पे बेकिंग सोडा के अंदर माइल्ड एसिड मिला दे। बेकिंग सोडा मतलब आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया है एसिड, माइल्ड एसिड मिला दिया तो यहाँ पे एस पॉजिटिव आयन आएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगा, आपका वाटर तो बनेगा, प्लस में आपका जो स्पेसिफिकली सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा, सोल्ट ऑफ एसिड बनेगा, क्लियर, जो कड़वा नहीं होता है। और यहाँ पे जो स्पॉन्जीपन आता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही आप जो केक है वो सॉफ्ट होता है, प्लस में जो आपका स्पॉन्जी होता है वो किसकी वजह से होता है, वो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है, क्लियर। तो बहुत छोटा सा सवाल था जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर से जुड़ा हुआ था। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों चीजें सेम है। एक लेवल पे मेरे को भी कंफ्यूजन हुआ था कि कहीं ना कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, लेकिन हाँ ये दोनों चीजें अलग है। जस्टिफाई इसको कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं तीनों सवाल कैसे, देखिए ये कैसे केक आपका सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे आप लोग बेकिंग सोडा को बेकिंग पाउडर में कन्वर्ट करते हैं माइल्ड एसिड मिला के, और यहाँ पे अगर आप लोग इसका स्पेसिफिकली बेकिंग पाउडर की जगह बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी जिसकी वजह से आपका खाना कड़वा हो जाता है, बीटर हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सोडियम कार्बोनेट, क्लियर। तो काफी रिपीटेड सा सवाल था, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन को समझे उससे पहले एक बात आप लोग समझिएगा, काफी बच्चों को ये लगता है कि सर एनसीईआरटी के अंदर जो एक्टिविटी दी गई है उनसे क्या ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, ये आपकी एनसीईआरटी आप लोग ओपन करते हैं, पेज नंबर 1 से आपका पहला चैप्टर शुरू होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वहीं से ये सवाल उठाया हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको बता देता हूं, लेट मी क्लियर यू। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 2 के ऊपर दो एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 1.2 और एक्टिविटी 1.3, और मैं क्लियर कर देता हूं एक्टिविटी 1.3 के अंदर आई थिंक आपकी जिंक की रिएक्शन एसिड के साथ दी गई है, क्लियर। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में भी सेम बात लिखी हुई है। आपको क्या दिया हुआ है, 2 ml ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, ये बेस है। सॉल्यूशन इज एडेड टू ए फ्यू पीसेस ऑफ द, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल, क्लियर है। बस यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, उस एक्टिविटी में एसिड दिया हुआ था, क्लियर। उस एक्टिविटी में क्या दिया हुआ था, आपका एसिड दिया हुआ था। टेस्ट ट्यूब के अंदर करना है, जो भी आप लोग इसको गर्म वर्म करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होगा, देखिए ध्यान से अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे शायद आई थिंक कुछ चेंजमेंट है, राइट ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्ड एंड द टेस्ट डिटेक्टेड नेम द गैस इन्वॉल्व, ठीक है। गैस की भी बात हम लोग कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड है, डाइल्यूट सॉल्यूशन हम लोगों ने यूज किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, यहाँ पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया है एसिड, यानी कि आप लोग मान के चलते सल्फ्यूरिक एसिड, या मैं कह देता हूं इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, याद रखिएगा। ये एक्टिविटी एनसीईआरटी के चेक कीजिएगा, पेज नंबर 2 के ऊपर एक्टिविटी 1.3 है, जहां पे इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया है, जहां पे जनरल रिएक्शन यही बनती है। जब भी आप लोग मेटल लेके चलते हैं, मेटल कौन है, जिंक है, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, सोल्ट बनता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बनता है। याद रखिएगा क्या क्या बनता है, सोल्ट बनेगा प्लस में हाइड्रोजन गैस बनेगा। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए हम लोग पोप साउंड टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा क्या बताया मैंने, पोप साउंड टेस्ट। पोप साउंड टेस्ट का मतलब जैसे ही माचिस की तिल्ली जला के इस हाइड्रोजन गैस के पास लेके जाएंगे ना, तो ये पोप साउंड के साथ एकदम से जलेगी, ठीक है, याद रखिएगा। बहरहाल हमने क्या किया, जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराई, जिंक क्लोराइड नाम का आपका सोल्ट बन जाता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस बन जाता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको जाना भी नहीं है। क्वेश्चन कितना बड़ा था, ठीक है। हो सकता है टेक्निकल टीम से लिखने में थोड़ा सा इशू हो गया, तो आप लोग मेक श्योर करके इसको रेक्टिफाई जरूर कर लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड होता तो क्या होता, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ये बात आप लोग मेरे को बताइएगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी अहम सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हाउ डू मेटल कार्बोनेट, देखिए मेटल कार्बोनेट भी आ सकता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आ सकता है, दोनों का मतलब क्या रहता है यहाँ पे, मतलब नहीं, रिएक्शन सेम रहेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लोग लेके चल सकते हैं, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, कैसे रिएक्ट करती है मैंने आपको समझाया था। जब भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, मेटल कार्बोनेट ले लीजिए या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लीजिए, एसिड के साथ मिल करके सोल्ट बनाएगी, वाटर बनाएगी,
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। दोबारा समझिए क्या बताया मैंने, अगर आप लोग मेटल कार्बोनेट की या हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको सोल्ट मिलता है, वाटर मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्लियर? बहुत बेसिक सी रिएक्शन से आगे पढ़ते चलिए। टेकिंग द मैग्नीशियम मेटल, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन द बोथ केसेस, स्टेट दैट द मेथड टेस्ट एंड गैस यू होल्ड इन द रिएक्शन। ये क्या कह रहा है, मैग्नीशियम मेटल ले लीजिए, पहले मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराइए, फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करा लीजिए। देखिए एसिड मैंने ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम लोग कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। जर्नल रिएक्शन, अगर आप लोग मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लेके चलते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी आपको मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, वाटर मिलेगा, प्लस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। सेम रिएक्शन होगी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एग्जैक्ट डिटो आपकी क्या रहेगी, सेम रिएक्शन रहेगी। क्लियर? तो याद कर लीजिएगा, काफी रिपीटेड सवाल। अच्छा एक चीज और है, यहाँ पे जो गैस बनी है ना उसको कैसे टेस्ट किया जाए। सबसे बड़ी बात है, हाइड्रोजन का तो सिंपल सा हम लोगों ने पॉप साउंड कर लिया था। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में हम लोग स्पेसिफिकली कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, किसका करेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का। यानी कि अगर आप लोग देखेंगे तो इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है, और कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप लोग पास करते हो, ठीक है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर से जब आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, जो बताता है कि आपके यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। दैट्स इट। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कर दें तो आपका क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो आपका कलरलेस सॉल्यूशन था वो आपका कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, जो रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट। क्लियर? तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा, कंसिडरेशन में रख लीजिएगा, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आप लोग इस रिएक्शन को एनसीईआरटी के अंदर भी देख सकते हैं। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक ये लास्ट सवाल है, लास्ट तो नहीं होगा, लास्ट ही है, चलो ये लास्ट सवाल है। ये कुछ ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन है जो हम लोग लगातार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर देखते रहते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द ड्रॉप ऑफ ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ए एसिटिक एसिड। देखिए क्या दिया हुआ है, एसिटिक एसिड का आप लोगों को सबसे पहले फिनोफ्थलीन के अंदर डालना। देखिए फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, अगर एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, तो डेफिनेट सी बात है। अगर आप लोग फिनोफ्थलीन लेके चलते, देखिए मैंने एसिटिक एसिड की कुछ ड्रॉप डाली है फिनोफ्थलीन के अंदर, फिनोफ्थलीन का कलर कुछ भी नहीं होता, कलरलेस होता है, इसमें कोई चेंजमेंट भी नहीं आएगा। तो सिंपल है, ये पहले ही आपका जो फर्स्ट पार्ट था वो क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट के अंदर जो एसिटिलीन है वो आपको किसमें डाल, एसिटिलीन नहीं है, ये एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड किसमें डालना है, डिस्टिल्ड वाटर में डालना है। एसिटिक एसिड को डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। कोई मेजर चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन पता नहीं कैसे पूछा, यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर ग्रीनिश येलो होता है, जैसे एसिटिक एसिड मिक्स करेंगे कलर चेंज होकर ऑरेंज हो जाएगा। ये चेंजेस हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर एसिटिक एसिड डाला जाए तो ऑब्वियस सी बात है व्हाइट पाउडर होता है इसका कलर, और ये कैसा हो जाएगा, ब्रिस्क इफेक्टिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा इसका कलर, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो सवाल पूछा जाता है बहुत बार बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, ये एक्सटर्नल रिएक्शन। अच्छा ये वाला सवाल मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं, एक सवाल बचा है जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे को बताइएगा इसकी एक्सप्लेनेशन क्या रहेगी। क्लियर? यहाँ पे हालांकि आंसर मैंने दिखा दिया है, फिर भी आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन के प्रोस्पेक्टिव से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज का डिस्कशन हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल में किया है कि कौन कौन से ऐसे सवाल है, 5, 7 या 10 सवाल जो हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर रिपीट होते हैं और किस तरीके से उनको टैकल करना। उम्मीद करता हूं ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल साबित होगी। आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।